हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में वर्ष 2003 के फिजिक्स का पहला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में 2003 के फिजिक्स के बाकी बचे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। और यह लेक्चर 2003 के फिजिक्स का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। 15 तक हम लोग हल कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग होती है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी एनओटी यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग, तो सबसे पहले चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और एक तरंग है आपका प्रकाश तरंग, वो अनुप्रस्थ होती है। यानी कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या टिक करेंगे उसके, इसमें अनुप्रस्थ। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है प्रतिध्वनि यानी कि इक्को। इक्को का कारक है, इक्को किसके कारण जनरेट होता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए ध्वनि का प्रवर्तन, हाँ ध्वनि का प्रवर्तन, और ऑप्शन सी अगर पढ़ें तो ध्वनि का टक्कर। इस दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आंसर सही करना है ध्वनि का प्रवर्तन। टक्कर के कारण इक्को नहीं जनरेट होता है, ध्वनि का प्रवर्तन के कारण इक्को यानी प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि ध्वनि इक्को यानी कि प्रतिध्वनि हम लोग कब सुन पाते हैं। तो एक टर्म है ध्वनि स्रोत। ध्वनि स्रोत उसके बोलेंगे जहां से ध्वनि निकलता है, और एक है श्रोता। श्रोता हम लोग में से होते हैं जो ध्वनि को सुनते हैं। उस ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होगी, तब हम लोग इक्को सुन पाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए याद रखना है ये डिस्टेंस कितना होगा, दूरी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया। यदि वह 2 मीटर खिड़की को 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.5 सेकेंड में पार करे, तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितनी ऊपर है सो बताना। इसे हाँ फिगर हमने रफली ड्रॉ किया है। ये है छत है, और ये छत से कुछ नीचे आकर के ये दीवार है पूरा, और दीवार में एक खिड़की है, ये है खिड़की विंडो W, और ये खिड़की की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। क्वेश्चन में बोल दिया है 2 मीटर ऊंची खिड़की है। और तब बता रहा है कि वो पत्थर जो है, ये जो यहाँ से पत्थर को फेंका गया है नीचे, वो इस खिड़की को 0.5 सेकेंड में पार कर गया। तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत की ऊंचाई यानी कि ये वाला ऊंचाई हम लोग को बताना है, और इस ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऊंचाई बताना है हम लोग को, ये ऊंचाई कितना है छत का खिड़की के ऊपरी सतह से, वो बताना है। और तो चलिए हम लोग एक यहाँ पे अगर पत्थर यहाँ से गिरना पत्थर स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे पत्थर का वेग क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है तो जाकर के बताना है। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे दूरी, वो दूरी चलिए मान लेते हैं, खिड़की तो अभी नहीं सोचेंगे। 0 ये छत से यहाँ h ऊंचाई दूरी मान लिए हैं जो कि ज्ञात करना है, और h ऊंचाई तक आने में उसको कितना समय लगा, तो वो समय मान लेते हैं t। अगर समय t लिखेंगे तब एक समीकरण हम लोग लिखेंगे h = ut प्लस हाफ a t²। अब यहाँ पे u क्या है, 0, क्योंकि यहाँ वेग यहाँ से पत्थर गिरना स्टार्ट हुआ तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। टी तो चलिए नहीं रखेंगे अभी, रहने। टी कितना है, t1 लिखेंगे। पत्थर यहाँ तक ही अभी गिरा रहे हैं, यहाँ तक के लिए टाइम क्या लिखेंगे, t1 प्लस हाफ, और पत्थर गिर रहा नीचे तो यहाँ पे त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि 9.8 होता है, और समय को हमने क्या मान लिया, t1। तो यहाँ से ये क्या हो गया, हाफ g t1², और इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब आते हैं, अब पत्थर का मोशन देखेंगे यहां से लेकर के विंडो तक। तो विंडो से ऊपर की हाइट क्या मान लिए थे, h,
और विंडो कितनी हाइट की है, तो 2 मीटर का। तब ये टोटल अब हो गया दूरी। तो दूरी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पत्थर तो यहीं से गिरना स्टार्ट हो रहा, इसलिए यू जीरो, यहाँ भी जीरो जीरो होगा यू का वैल्यू। तब यहाँ पे फिर लिखेंगे हाफ जी टाइम। टाइम देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ तक का टाइम माने थे t1 और ये टाइम है 0.5, तो टोटल ऐड करके लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, यानी t1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से देखेंगे। इसको लिखें हाफ जी, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये होगा t1 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 0.25 प्लस 2ab, तो 2ab लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1। 2ab लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 2ab करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे 1 और ये t1 आएगा, यानी कि t1, और इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड। इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इक्वेशन 2 में घटाएंगे इक्वेशन फर्स्ट को। समीकरण 2 में एक को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 का LHS है h प्लस 2 और एक का है h माइनस h है समीकरण 1 का LHS h। समीकरण 2 का RHS है हाफ जी t1 स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस t1, और 1 वाले को माइनस करेंगे, हाफ जी यहाँ भी है तो ये कॉमन बाहर ही रहने देंगे। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ t1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से देख रहे हैं t1 का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ, और इस बार h कैंसिल हो रहा है। यहाँ कितना बचेगा 2, और ये 2 बराबर के इस बार भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 4, तो बराबर कितना बचा 9 अच्छा जी को भी इस पार लाएंगे तो इधर भागा में आएगा, और तब ये बचेगा 0.25 प्लस t1 इक्वल टू 4, और g का वैल्यू 9.8 रखेंगे। क्वेश्चन में दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ये वैल्यू अंडरस्टूड होता है, और 0.25 को इस पर लाएंगे तब इक्वल टू आएगा t1। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे t1 का वैल्यू आएगा 0.15 सेकेंड। तो क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये पत्थर कितने हाइट तक, ये छत जो है खिड़की की ऊपरी सतह से कितनी ऊंचाई पर है। तो समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग t1 का मान, तब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 है h इक्वल टू लिखेंगे, h इक्वल टू लिख देंगे, क्या है समीकरण 1 में हाफ g का वैल्यू 9.8 और t टाइम है आपका 0.15 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 0.15। ये एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा आपका 4.9 और ये 15 का हो जाएगा आपका 225, और ये 0.40 नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड करेंगे, कटेगा, बहुत ही सिंपल, इतना कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 0.12 मीटर आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन बी है 0.12, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा आपस में संबद्ध है, ऑप्शन बी कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी कार्य और ऊर्जा दोनों ही ऊष्मा के समानुपाती हैं, ऑप्शन डी घर्षण ही ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए पढ़े, कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध है, यानी कार्य और ऊष्मा को आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि घर्षण ही ऊष्मा का समानुपाती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन में हीट जनरेट ही होगा। घर्षण से हीट जनरेट होगा जब आप सॉलिड पार्टिकल कंसीडर करेंगे तब। यही अगर फ्लूइड की केस में करें, फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है जिसका एक नया नाम होता है विस्कोसिटी, तो वहां पे हीट जनरेट हो ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे ही शब्द जो लिख दिया है इसी वजह से ऑप्शन डी नहीं होगा, नहीं तो हम लोग को ए और डी में कंफ्यूजन होता। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किस ताप पर किसी पदार्थ का
ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापक्रमों में समान होता है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों बराबर होगा, वो तापक्रम क्या होगा, मतलब वो तापमान क्या होगा। तो सेल्सियस सी, फ़ारेनहाइट एफ, वो तापमान हम लोग मान लेते हैं एक्स। वो तापमान क्या मान लिया हमने, एक्स। तो ये तापमान एक्स, ये फ़ारेनहाइट है, इक्वल टू सेल्सियस। ये क्वेश्चन बोल रहा दोनों समान होगा मापक्रम, तो हमने मान लिया एक्स। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन में दोनों सेम ले लिए और वो कितना है x, तो C की जगह भी x लिखेंगे बटा 5, F की जगह भी x लिखेंगे और ये 32 बटा 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9x हो जाएगा इधर और बराबर के उस पर हो जाएगा 5x माइनस 32 गुना 5 करेंगे। 32 गुना 5 करेंगे तो 32 गुना 5 कर रहे गुना, चलिए नहीं करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे ही, वो लास्ट में करेंगे। x वाले को इस पर लाएंगे तो माइनस आएगा 5x, तो ये बचेगा यहाँ पे 4x इक्वल टू लिखेंगे -32 इंटू 5। यहाँ से हमने x इक्वल टू क्या लिख दिया, -32 गुना 5 बटा में हो जाएगा 4 से देखिए 32 कट रहा 8, इसलिए वहां पे नहीं मल्टीप्लाई किए थे। तो ये आ गया -8 इंटू 4 करेंगे तो 40, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे बराबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, ठोस पदार्थ का प्रसार अनियमित होता है। प्रसार यानी कि यहाँ पे फैलना, यानी कि किसी ठोस पदार्थ को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो अनियमित रूप से जिधर तिधर फैल जाएगा, उसका डायमेंशन ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन कुछ हद तक सही लग रहा है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन होगा ठोस का, तो उसकी लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होगा, मतलब निग्लिजिबल। ये थोड़ा हद तक सही है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ठोस पदार्थ किसी गर्म वस्तु से अधिक ऊष्मा लेकर उस वस्तु के ताप को गिरा देता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई भी वस्तु हो दूसरे वस्तु के संपर्क में आएगा तो वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों का टेम्परेचर लगभग बराबर हो सकता है, अचानक किसी दूसरे बॉडी का कम नहीं हो जाएगा। ये पॉसिबल जनरल केस में नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी है। बी, प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है। ये ऑप्शन सही है, हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री से 95 डिग्री सी तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा लगेगी वो फाइंड करना है। पानी कितना है, 100 ग्राम का। मास दे दिया है द्रव्यमान पानी का 100 ग्राम और एक तापमान में परिवर्तन दे रहा है, डेल्टा टी लिखेंगे, मतलब ज्यादा वाला तापमान कितना है 95 माइनस और शुरू वाला तापमान कितना था 5, ये घट के कितना आएगा 90 डिग्री सेल्सियस। ये ताप में परिवर्तन है, तो कितना ऊष्मा लगेगी वो फाइंड करना है। ऊष्मा को लिखते हैं हम लोग कैपिटल क्यू। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे mc डेल्टा टी। क्या होता है फॉर्मूला, mc डेल्टा टी। तब हम लोग जानेंगे यहाँ पे c क्या है। c होता है, और ये फ्लूइड इसमें क्या है, पानी। C होगा आपका पानी विशिष्ट ये C होगा पानी का विशिष्ट ऊष्मा, जो कि फिक्स होता है। वो ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये फिक्स होता है। कितना होता है तो ये याद रखेंगे 4200 जूल पर केल्विन बोलेंगे, पर केल्विन। ये विशिष्ट ऊष्मा है, सॉरी पर केजी होगा ये। तो ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये वैल्यू भी सीधा पूछ देता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ये ऊष्मा ज्ञात करना है। तो ये ऊष्मा रखते हैं वैल्यू m दिया हुआ है आपका 100 ग्राम। इसको केजी में ले आएंगे तो 1000 से भागा कर लेंगे, इंटू C का वैल्यू है 4200 और
ताप में परिवर्तन है हमारा डेल्टा टी 90। कैलकुलेट कर काटेंगे यहाँ से 2 जीरो, एक 3 जीरो काट दिया, तब ऊपर देखिए बच रहा 42 गुना 9 और एक 10। ये गुना करने पे आएगा आपका 37800 और ये यूनिट लिखेंगे जूल, क्योंकि उष्मा है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन बी ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है बाष्प के द्रवन, द्रवन को ही बोलते हैं संघनन। बाष्प के द्रवन में क्या होता है, तो ऑप्शन ए है उष्मा का अवशोषण, ऑप्शन बी उष्मा का उत्सर्जन, ऑप्शन सी उष्मा का ताप का बढ़ना, ऑप्शन डी है ताप का घटना। बाष्प का द्रवन संघनन में क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे उष्मा का हम लोग निकालते हैं, इसलिए वो उत्सर्जन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में, और उष्मा शोषीय अभिक्रिया में क्या होता है, तो उष्मा का अवशोषण। उष्मा का क्या लिखेंगे, अवशोषण उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन है बाष्प का द्रवन यानी संघनन में क्या होता है, तो बाष्प का संघनन में क्या होगा, तो बाष्प का संघनन में आपका उष्मा का उत्सर्जन होगा, क्योंकि उस बाष्प से हम लोग उष्मा को निकालेंगे तब जाकर के वो फ्रीज होगा, संघनित होगा, बर्फ बनेगा, इसलिए आंसर टिक करेंगे बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका पेट्रोल इंजन की दी गई उष्मा का लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस इंजन की बात कर रहा है, तो पेट्रोल इंजन है। ये थोड़ा ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन है, ये याद रखना होगा, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। पेट्रोल इंजन को जो हम लोग उष्मा देंगे यानी कि इंजन में हम लोग फ्यूल देते हैं, फ्यूल यानी ईंधन देते हैं, तो क्या करता है, वो जलता है, तो उसमें ऊर्जा उष्मा यानी कि जनरेट होता है। तो वो उसमें ऊर्जा जो होता है, कितने प्रतिशत उष्मा जो हम लोग उष्मा दी है, उसका टोटल कितना प्रतिशत जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सो बताना है। लेकिन ये किस इंजन की बात कर रहा है, तो ये इंजन है पेट्रोल इंजन। तो याद रखेंगे, इस पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें जितना भी हम लोग उष्मा देंगे उसमें केवल 25% ऊर्जा होगा जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे कौन सी इंजन की बात किया है, पेट्रोल इंजन की। अब यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ऑप्शन ए है 10%, तो 10% किस इंजन की होगा, तो ये भी किसी न किसी इंजन की है, वो है भाप इंजन। भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन। ये इंजन कहां से चलेगा, स्टीम से। स्टीम इंजन स्टीम इंजन क्या करता है कि वो उसमें जितना उष्मा उसमें देंगे उसका 10% उष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। और 35% किस इंजन के लिए है, तो वो है आपका डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन के लिए, डीजल इंजन। तो ये तीनों वैल्यू याद रखना है अलग अलग इंजन्स के लिए, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पेट्रोल इंजन की बात करें यांत्रिक ऊर्जा तो 25%, और भाप इंजन की बात करें तो 10%, और डीजल इंजन की बात करें तो 45%। तो आंसर हमारा क्वेश्चन पेट्रोल का था, तो आंसर 25% ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, सो बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं उसको दूर करने के लिए। तो उत्तल लेंस किस दोष में दूर होगा, यहाँ पे बता दें, तो वो होता है आपका दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में हम लोग कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। यदि किसी
यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा वो बताना है। और ऑप्शन 6.25 करके हैं और पावर दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो वो जो सबसे पहले करंट का इक्वेशन लिखते हैं। I इक्वल टू पढ़े होंगे Q/T। आवेश में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण, विद्युत धारा। और Q क्या होता है, N इंटू E, और ये टाइम क्या है, T। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। विद्युत धारा I कितना दिया है, 1 एम्पियर, और N इलेक्ट्रॉन होता है, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि ज्ञात करना है, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं भी देता तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 1.6 गुना 10 का पावर कितना है, -19। और समय कितना है, तो क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तब यहां से n इक्वल टू अगर लिखें तो n इक्वल टू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 10 का पावर 19 को ऊपर कर लेंगे तो प्लस में चला जाएगा, और ये है ऊपर 1 इंटू 1.6, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 16। 1 0 इसको दे लेंगे तो ये हो जाएगा 100/16 गुना 10 का पावर हो जाएगा अब 18, क्योंकि 1 0 इसमें दे करके 100 बना लिया। तो ये 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू, और ये इंटू कितना है, 10 का पावर 18। यही हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या। और वो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा। और ये सब वैल्यू याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन बताइए। प्रतिबिंब कह रहा है दर्पण की ओर ही बनेगा, तो बताना है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, और एक चीज ध्यान रखना है, वस्तु लेंस के सामने रखेंगे तो ये कुछ दर्पण का क्वेश्चन है, दर्पण के सामने रखेंगे तो, और दर्पण के सामने जितना भी दूरी हम लोग मापेंगे वो माइनस में होगा। तो 10 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर आपका यू हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। क्वेश्चन में फिर दे रहा प्रतिबिंब कितना बन रहा है दूरी पर, तो दर्पण की ओर ही बन रहा है आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये भी दूरी होगा आपका माइनस में। तो आवर्धन बताना है, तो आवर्धन को m लिखते हैं, और आवर्धन होता है आपका फॉर्मूला दर्पण के लिए -v/u, और ये प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं। तो v दिया हुआ है -30, और u दिया है आपका -10, तो ये हो जाएगा चलिए माइनस काट देते हैं, और ये 0 कटेगा तो कितना आ रहा, आवर्धन -3। हाँ, ऑप्शन माइनस में आएगा आवर्धन, क्योंकि ये दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन टिक करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1.5 वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो धारा का मान क्या होगा बताना है। क्वेश्चन में दे दिया है विभव, यानी कि विभवांतर जिसको कहेंगे, ये कितना है वोल्ट, सेल का 1.5 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया है। और एक प्रतिरोध दिया हुआ है R, प्रतिरोध को R लिखते हैं, और वो प्रतिरोध है 15 ओम, प्रतिरोध है 15 ओम। तो धारा का मान बताना है। तो ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं, ओम का नियम क्या पढ़े थे, V = I × R। तो यहां से हम लोग I = क्या लिख पाएंगे, V/R। V दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1.5, R आया है, R कितना है, R है 15, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 15 से 15 कैंसिल, 1/10 यानी कि 0.1, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी? जैसे एक फिगर की चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं रफली। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये हो जाएगा प्रधान अक्ष। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, ध्रुव, जिसको P लिखते हैं। और ये चलिए मान लेते हैं फोकस है, और ये है वक्रता केंद्र दर्पण का। अब देखिए वस्तु का स्थिति बता रहा है, वस्तु को फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु को कहाँ रख रहा है? ये चलिए वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु से प्रकाश निकला दर्पण पे पड़ेगा और वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापस इधर आ जाएगा। और एक प्रकाश की किरण वस्तु से निकल करके हम लोग वक्रता केंद्र पे लाएंगे, ये इधर। ये दोनों प्रकाश की किरणें कभी भी नहीं मिलेगा इधर, तो इसको पीछे हम लोग बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तब प्रतीत होगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट कर रहा है, और ये जहां कट कर रहा है वहीं पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब। तब चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फिगर में हम लोग को दिख रहा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन पे देखें, दर्पण के पीछे, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है माइक्रोफोन में किस प्रकार की लेंस का प्रयोग, माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है? बड़ा ही क्लियर सेंटेंस लिखा है। माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी कि एनर्जी का कन्वर्सन कौन सी एनर्जी से किस में चेंज होता है सो बताना है। और वो डिवाइस क्या है? तो वो डिवाइस है आपका माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन से आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बाकी भी ऑप्शन देख लें। यह ऑप्शन ए है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये याद रखना है, ये सब एग्जाम में आता है एनर्जी कन्वर्सन से क्वेश्चन। ये है आपका डायनेमो, इसी को जनरेटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ऑप्शन सी देखें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी है किस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यानी कि कौन सी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो वो है आपका लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में जनरली बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखना है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और जबकि लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से आज का लेक्चर हम लोग का समाप्त है, और 2003 के फिजिक्स का सारा क्वेश्चन हम लोग 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और सो आई होप कि आप लोग लेक्चर को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। हमने क्वालिटी और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के बारे में अपने अपने फ्रेंड्स या कलीग को बताएं ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।